नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा युद्ध और भयंकर और भीषण होता जा रहा है। इसका असर दुनिया की राजनीति पर भी दिख रहा है। जैसे जैसे राजनीतिक दांव पेच गहरे हो रहे हैं, वैसे वैसे रूस के हमलों में भी तेजी आ रही है। रूस यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाकर बमबारी कर रहा है। वार है तो पलटवार भी है। यूक्रेन की सेना भी घात लगाकर रूस पर घातक हमले कर रही है। युद्ध की ज्वाला में जल रहा है यूक्रेन। कल के उजले शहर काले धुएं की गिरफ्त में आ गए। रूस की मिसाइलें एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ उड़ान भर रही हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पलक झपकते ही आग और धुएं में तब्दील हो रहे हैं। रूस अब यूक्रेन के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है। खार्किव में रूसी सेना ने न्यूक्लियर लैब पर रॉकेट दागा, जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा हो गया। यूक्रेन का लवीव भी रूसी हमले से दहल उठा है। हफ्ते भर बाद रूस ने लवीव शहर पर फिर से रॉकेट की बरसात कर दी। यहां रात भर धमाके की आवाजें आती रही, सायरन गूंजते रहे। यूक्रेन और रूस के युद्ध के 32वें दिन यहां लेविव में खासा भय है। भय इसलिए क्योंकि रूस की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलें और रॉकेट लेविव की ओर दागे गए, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन के डिपो में आग लग गई और कई लोग इसमें घायल हो गए। रूस के मुताबिक ईंधन का ये डिपो यूक्रेन की सेना को, टैंकों को, बख्तरबंद गाड़ियों को ईंधन सप्लाई करता था। यूक्रेन में अब इस बात का भय है कि पश्चिम के क्षेत्र भी अब सुरक्षित नहीं है और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब लेविव भी छोड़कर पोलैंड जाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ही लगभग 30 लाख लोग इस देश से पलायन कर चुके हैं, जिनमें लगभग 22 से 23 लाख पोलैंड की तरफ गए हैं। लेविव को अब तक सुरक्षित माना जाता था, लेकिन वो सुरक्षा अब लगातार कम होती जा रही है, जब लेविव और इवानो फ्रांको को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। रूस की मिसाइल और रॉकेटों के जद में लगभग पूरा देश है। पूर्व की अगर बात करें तो चाहे वो डॉनबास का इलाका हो, डोनेस्क और लुहांस्क, रूस वहां अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कई रूस की बख्तरबंद गाड़ियों को और टैंकों को ध्वस्त कर दिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से डोनेस्क के इलाके में। वहीं दक्षिण में भी खरसन के इलाके में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कई विमानों को और टैंकों को ध्वस्त किया और पलटवार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जमीनी स्थिति ये लगती है कि रूस की सेना पूर्व और दक्षिण में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और सी ऑफ अजोव हो या ब्लैक सी हो, यानी समुद्र के रास्ते रसद सामग्री आने का रास्ता यूक्रेन के लिए लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 32वें दिन हालांकि अभी कुछ शांति है, लेकिन अंदेशा यही है, डर यही है कि आने वाले कुछ घंटों और दिनों में ये युद्ध और भयावह रूप ले सकता है। लवीव में रूस ने उस अहम तेल डिपो को मिसाइल हमले में ध्वस्त कर दिया, जो सेना को ईंधन की सप्लाई कर रहा था। लवीव पर दूसरी बार हमले किए जा रहे हैं। लवीव पोलैंड का नजदीकी शहर है और यहां से रसद, गोला बारूद यूक्रेन की सेना को मिल रहा है। रूस का मकसद है इस सप्लाई चेन को काटना। देखिए, जो लवीव पे हमले हो रहे हैं ये
चौथी या पांचवी बार हो रहे हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जो पोलैंड के बॉर्डर के पास में था, जिसमें 180 उन्होंने दावा किया था रूस ने कि 180 फॉरेन फाइटर्स को मार गिराया है, वहां हमला हुआ था। उसके बाद एक फैक्ट्री पे हमला हुआ था और जो कल हमले हुए हैं, देखिए ये युद्ध है और ये जो डेपोज हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, टीवी टावर्स हैं, जहां ये सब हमले हुए हैं, ये सब लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं। और युद्ध में जो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून है युद्ध का, उसके नियम के मुताबिक है। लेकिन रूस यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ वो ये तबाही मचा रहा है और जो कैपेबिलिटी है यूक्रेन फौज की वापस लड़ने की, उसको कमजोर कर रहा है, बल्कि वो ये भी इशारा कर रहा है कि वो यूक्रेन में कहीं भी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से किसी भी चीज को टारगेट कर सकता है और उसके पास ही काबिलियत है। कहीं ना कहीं वो ये मैसेज दे रहा है और यूक्रेन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कोई भी जो कंसाइनमेंट आएगा यूक्रेन के अंदर बाहर से, जिसका प्रॉमिस अमेरिका ने और नेटो कंट्रीज ने किया है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं और उसको तबाह कर सकते हैं। मारियोपोल शहर अब पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। इस शहर में आजोव बटालियन ने रूस को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन अब तक डटी यूक्रेनी सेना के पैर उखड़ चुके हैं। मारियोपोल का समुद्र और जमीन से कनेक्शन रूस पूरी तरह काट चुका है। मारियोपोल की ताजा तस्वीर में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। यूक्रेन के मुताबिक अब तक यहां 2500 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से करीब 300 लोग थिएटर हमले में मारे गए। मारियोपोल यूक्रेन के लिए बहुत जरूरी था। जब 2014 में रूस समर्थित मिलिशिया ने दोनबास के इलाके में कब्जा किया, दोनेत्स्क और लुगांस्क ओब्लास्ट में। मारियोपोल दोनेत्स्क ओब्लास्ट का हिस्सा है। सबसे बड़ा पोर्ट है यूक्रेन का, सी ऑफ अजोव के ऊपर। उनके लिए बहुत जरूरी था। इसके अलावा ये प्रतिष्ठा का भी एक पॉइंट था, क्योंकि जो राइट विंग हैं, जिनको नाजी बोलते हैं, पुतिन नियो नाजी बोलते हैं, अजोव बटालियन के लोग, उन्होंने वहां सबसे बड़ी डिफेंसेस ले रखी थी और उन्होंने आखिरी दम तक वहां लड़ाई लड़ी है। बहुत भीषण लड़ाई हुई है मारियोपोल में। रूसी सेना को घर से घर, कमरे से कमरा क्लियर करना पड़ा है आगे बढ़ने के लिए, कब्जा करने के बाद। और अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि पूरी पॉकेट्स क्लियर नहीं हुई हैं। 32वें दिन रूस की फौज ने खार्किव में न्यूक्लियर लैब को ध्वस्त करने के लिए निशाना बनाया। लवीव के तेल डिपो पर रॉकेट हमला किया। लुत्स्क शहर में मिसाइल से निशाना साधा। वोलिन शहर पर भी मिसाइल हमला किया। स्लावोतिच शहर पर रूस की फौज ने अपना कब्जा जमा लिया। बर्दियांस्क शहर पर ब्लैक सी से मिसाइल अटैक किया। युद्ध क्षेत्र में लगातार कमजोर पड़ते यूक्रेन की हालत देखकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जताई है। जेलेंस्की ने रूसी सेना को रोकने के लिए हथियारों की मांग की है। Найбільше людей на землі, що всі зрозуміли, хто і чому, просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення життєво важливе. Звичайно, ми вже захопили певну кількість російських танків, які військове командування цієї держави не втомлюється посилати, щоб ми їх тут спалювали. Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери. Позиція України має бути... रूस ऐलान कर चुका है कि अब युद्ध के पहले चरण का रण उसने अपनी नीति के मुताबिक पूरा कर लिया है। अब यूक्रेन की सेना को दुनिया से मिलने वाली मदद से भी काटा जा रहा है और डॉनबास इलाके को आजाद कराने का मिशन छेड़ दिया गया है। युद्ध में रूस ने अपनी रणनीति बदली है। रूस की सेना ने कीव और खार्किव में सैन्य ऑपरेशन और हमले घटा दिए हैं। रूस ने कहा है कि इस सैन्य ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण पर फोकस है। रूस ने कीव तक पहुंचने के लिए पहले बहुत ताकत झोंकी, हमले किए, 3 तरफ से कीव को घेरा, लेकिन अब उसका फोकस डॉनबास है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस अब यूक्रेन के डॉनबास को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। युद्ध रणनीति से ही जीते जाते हैं और रूस का दावा है कि उसकी रणनीति के हिसाब से युद्ध लड़ा जा रहा है।
रूस ने सबसे पहले ट्राई एंड टेस्ट की नीति अपनाई। रूस के सामने चुनौती थी यूक्रेन में युद्ध छेड़कर अमेरिका से सीधे सीधे टकराना। पुतिन के सामने थी बाइडेन की चेतावनी और उस चेतावनी के सामने पुतिन ने रख दिया एक चैलेंज। आज हम और ज्यादा प्रतिबंध, उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले हैं। 1 महीना पहले ही बाइडेन की चेतावनियों को किनारे रखकर बारूद बरसाया और इस 1 महीने में यह तय हो गया कि यूक्रेन के साथ अमेरिका महज दिखावे के लिए खड़ा है और वो सीधे जंग के मैदान में उतरना नहीं चाहता। यानी ट्राई एंड टेस्ट की नीति से साफ हो गया कि अमेरिका को नेटो देशों की सीमाओं की परवाह है, लेकिन वो यूक्रेन के लिए रूस से सीधी जंग लड़ना नहीं चाहता। For those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside, whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. युद्ध छेड़ने से पहले ही पुतिन डोनेत्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र स्वायत्त राज्य की मान्यता दे चुके थे। 1 महीने बाद रूस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। शुरुआती दौर के युद्ध में रूस ने पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाया, साथ ही राजधानी कीव में भी बड़े हमले किए। रूस ने कहा है कि अब उसने युद्ध के पहले चरण के बड़े लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। यूक्रेन पर हमले का आदेश देते हुए पुतिन ने 3 लक्ष्य तय किए थे। रूस का पहला लक्ष्य था यूक्रेन को नेटो की सदस्यता से दूर रखना। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, ये उसकी प्राथमिकता नहीं है। पुतिन का दूसरा लक्ष्य था यूक्रेन की युद्ध क्षमता को ध्वस्त करना। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने ये लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। रूस का तीसरा टारगेट था रूस समर्थित आबादी वाले क्षेत्र को यूक्रेन से अलग करना। डॉनबास रूस समर्थित आबादी और अलगाववादियों की बाहुल वाला क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में रूस आजोव बटालियन द्वारा रूसी मूल और रूसी भाषा बोलने वालों पर अत्याचार का मुद्दा उठाता रहता है। रूस का दावा है कि डॉनबास क्षेत्र में प्रो नाजी आजोव बटालियन अत्याचार करती है, इसीलिए रूस ने अब डॉनबास इलाके पर अपना फोकस किया है। रूस ने कीव पर हमले घटा दिए हैं। कीव में मिसाइल अटैक बहुत कम हो गए हैं। यूक्रेन सेना ने भी कीव में जबरदस्त मोर्चाबंदी की थी, लेकिन रूस ने फिलहाल कीव से अपना फोकस हटा दिया। फिलहाल कीव में हालात पहले जैसे नहीं हैं, लेकिन रूस की युद्धक तैयारी में कोई कमी नहीं है। जहां तक कीव शहर का और बाकी शहरों का सवाल है, देखिए कीव में पिछले 24 घंटे से बिल्कुल शांति है। यहाँ किसी भी प्रकार का हवाई हमला, बम, मिसाइल कोई हमला नहीं हुआ है। एयर सायरन तक नहीं सुन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूसी फौज चली गई है। रूसी फौज नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन 3 दिशाओं में बैठी है। पूरा जमावड़ा है उनका, साजो सामान है पूरा वहाँ पे, और वो वहाँ भी डिफेंसेस बना रहे हैं। लंबे समय तक वहाँ रहने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के कीव, खार्किव, चेर्नोबिल सहित कई अहम शहरों को तबाह करने के बाद रूस का मकसद है यूक्रेन को 2 टुकड़ों में बांटना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरे चरण का पहला फोकस है डॉनबास। युद्ध के 1 महीने बाद रूस को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा है। फिलहाल रूस जिस तरह डॉनबास पर फोकस कर रहा है, उससे लगता है कि इस इलाके को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में है। पुतिन लुहान्स्क और डोनेत्स्क को पहले ही स्वतंत्र स्वायत्त राज्य घोषित कर चुके हैं। अब डॉनबास इलाका यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में है और यहाँ की अधिकतर आबादी रूस का ही समर्थन करती है। मारियोपोल, जिसको डोनेट्स्क कहता है कि डोनेट्स्क का हिस्सा है, क्योंकि रेफरेंडम वहाँ पर भी हुआ था, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन हालात दोनों तरफ से ख़राब है। यूक्रेन उसको वापस अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है और उसमें जो रशियन अटैक्स है, जिसकी वजह से पूरा सिटी तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। डॉनबास की आज़ादी रूस के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ रूस के समर्थन वाली बड़ी आबादी रहती है। डॉनबास का जो इलाका है वो सबसे बड़ा, वो कोर मुद्दा है रूस और यूक्रेन के बीच। डोनेट्स्क और लुहान्स्क दोनों मिलकर डॉनबास का रीजन बनता है और हम आज डोनेट्स्क में खड़े हैं। पहला ऐसा चैनल जो डोनेट्स्क आया है
यहाँ पर भी काफ़ी अटैक्स हुए हैं यूक्रेनियन साइड की तरफ से। हम दिखाएंगे क्यों और क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है और डोनेस्क हमेशा से चाहता था अलग देश बनना, तो यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन सत्या और मैं जब बॉर्डर चेक पोस्ट से यहाँ आ रहे थे तो हर जगह हमें रूसी और डीपीआर की जो फ्लैग्स हैं वो नज़र आए। अगर आप पोस्टर्स और बैनर्स और बड़े बड़े प्लैकार्ड्स देखें, सब में ये जो आर्मी नेशनलिज्म का कॉल है, आके जुड़िए हमारे साथ लड़िए, वो वाला जो कॉल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हर घर में आपको डीपीआर के फ्लैग्स दिखेंगे। डॉनबास वही इलाका है जहां 8 साल पहले भारी खून खराबा हुआ था। वजह थी रूस का समर्थन। ये कहानी शुरू हुई 2010 से। 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने रूस के प्रति अपना झुकाव और समर्थन जाहिर कर दिया। सोवियत संघ से अलग होने के बाद भी यूक्रेन की राजनीति में रूस का प्रभाव था, जिसका समर्थन पूर्वी यूक्रेन की बड़ी आबादी नहीं करती थी। रूस के प्रभाव के विरोध में एक संगठन खड़ा हो गया जिसने स्वतंत्र लोकतंत्र स्थापना के नाम से जन आंदोलन खड़ा किया। 2013 में यूक्रेन की सरकार पर यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उस समय राष्ट्रपति पद पर बैठे विक्टर यानुकोविच ने यूक्रेनी यूरोपीय संघ समझौते को खारिज कर दिया, जिसके विरोध में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विरोध की लहर उठी। इस विरोध प्रदर्शन को यूरोमैदान का नाम दिया गया। फरवरी 2014 में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसमें लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। रूस का समर्थन करने वाले डॉनबास क्षेत्र में भी भारी हिंसा और खून खराबा हुआ। में है गाड़ियां आप देख सकते हैं, जेड साइन और रूस यानी कि डॉनबास रीजन और रूस जो मिले हुए हैं, उनमें दो साइंस बहुत पॉपुलर है, जिससे यूक्रेन भी पहचान लेता है कि ये टैंक्स या गाड़ियाँ किसके हैं। वी साइन फॉर विक्ट्री और जेड साइन फॉर इंडिपेंडेंस। डोनेस्क जो कि एक ब्रेक अवे फैक्शन है यूक्रेन का और आज़ादी चाहता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आप देखेंगे वो जेड साइन के साथ है, यानी कि इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। रूस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो सपोर्ट करे डॉनबास रीजन को। क्योंकि यूक्रेन में कीव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रो वेस्ट होता जा रहा है, जिससे रूस को काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए रूस डॉनबास रीजन, जहाँ पे कई सारे रूसी लोग रहते हैं, रूसी ओरिजिन के लोग रहते हैं, यूक्रेनियंस, उनको सपोर्ट कर रहा है कि अगर आज़ाद होता है ये जगह और ये दो रिपब्लिक्स बनते हैं जो पुतिन ने रिकग्नाइज कर लिया है, तो ये एक बफर स्टेट होगा रूस और प्रो वेस्टर्न यूक्रेन के बीच में। और अगर यूक्रेन वेस्ट की तरफ चला जाता है, तब भी डॉनबास एक ऐसा इलाका होगा जिससे रूस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। Вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите, когда у нас то в одном, то в другом регионе, значит, бродячие собаки набрасываются на людей, ранят, даже есть и летальные случаи. А потом, это отдельная проблема, и местные власти должны этим заниматься, а потом мы видим, когда начинают травить этих животных, убивать их, расстреливать. Послушайте, но люди не на Донбассе, это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время. 2014 में रूस ने यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन चलाकर क्रीमिया तो उससे काट दिया, लेकिन डॉनबास क्षेत्र को अब अलग करने की ठान ली है। यानी यूक्रेन के टुकड़े करने के लिए रूस ने दूसरा चरण शुरू कर दिया है। डॉनबास में 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी यूक्रेन की फौज से लड़ते रहे हैं। डॉनबास में आने वाले लुहांस्क और दोनेत्स्क को पुतिन स्वायत्त राज्य घोषित कर चुके हैं, लेकिन डॉनबास को यूक्रेन से अलग करना पुतिन का नया मकसद है। कीव और खार्किव में रूस ने हमले भले धीमे कर दिए, लेकिन फिलहाल सीज फायर के आसार बनते नहीं दिख रहे हैं। रूस पहले परमाणु हमले की धमकी दे चुका है और अब पुतिन ने उत्तर अटलांटिक महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया है। उत्तर अटलांटिक महासागर क्षेत्र में यूरोप के कई देश हैं। इस मोर्चेबंदी से पुतिन अमेरिका और नेटो देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिसे देखकर लगता है कि युद्ध अभी बहुत लंबा चलने वाला है।
वर्चस्व और शक्ति विस्तार की लड़ाई में इस वक्त दौर चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स का। प्रेशर पॉलिटिक्स ही कहिए कि बाइडेन बेल्जियम और पोलैंड की यात्रा पर आए। उन्होंने G7 और नेटो के 30 देशों के साथ बैठक की। दुनिया भर में ये इवेंट सुर्खियां बनकर छाया रहा, लेकिन इन सुर्खियों पर छाया पड़ी परमाणु युद्ध के खतरे की। पुतिन ने प्रेशर पॉलिटिक्स का जवाब दिया अपनी महाविनाश वाली रणनीति से। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को उलझाने के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक सागर में उतार दिया। रूस की परमाणु पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक सागर की परिक्रमा पूरी कर चुकी हैं। बाइडेन को संदेश साफ है कि अगर नेटो युद्ध में उतरा तो महाविनाश की तैयारी पूरी है। ऐसे में सवाल ये कि कहीं युद्ध परमाणु विनाश की ओर तो नहीं बढ़ रहा है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। रूस की परमाणु पनडुब्बियों में से हर एक पर 16 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इनकी रेंज में अमेरिका और यूरोप के सभी देश आते हैं। रूस के पास 600 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा रूस के पास बेलगोरोड परमाणु सबमरीन भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस ये सबमरीन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। रूस के पास 4,447 परमाणु हथियार हैं। आकलन है कि रूस के परमाणु हथियार के इस भंडार में से 2,565 तो स्ट्रेटेजिक है, जबकि 1912 नॉन स्ट्रेटेजिक हथियार है। रूस समंदर में अपने लॉन्चर से परमाणु हथियारों को पलक झपकते ही फायर कर सकता है। रूस के पास ऐसे कई हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिरा सकते हैं। इस कारण अभी तक पूर्वी यूरोप में निगाह गड़ाए पश्चिमी देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। नेटो देशों के लिए रूसी पनडुब्बियों की तैनाती को खतरनाक माना जा रहा है। नेटो सिर्फ एक सुरक्षात्मक गठबंधन नहीं, बल्कि एटॉमिक गठबंधन भी है। अगर यूक्रेन के खिलाफ रूस ज्यादा खौफनाक हथियार इस्तेमाल करता है तो इससे युद्ध का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि नेटो भी उसी तरीके से जवाब देगा। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी रूस एक नहीं कई बार दे चुका है और इसीलिए नेटो देश बार बार चेतावनियां भी दे रहे हैं। अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियां उतारने के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं ने जोर पकड़ लिया है। खतरे को देखते हुए रूस पर पलटवार के लिए नेटो देश भी तैयारी कर रहे हैं। पोलैंड में जो बाइडेन ने इसीलिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और 40,000 नेटो देशों के सैनिक तैनात होंगे। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया में 4 नए बैटल ग्रुप की तैनाती होगी। रूस की परमाणु धमकी को देखते हुए नेटो देश बाल्टिक सागर से ब्लैक सी तक 8 जंगी बेड़े तैनात करेंगे। इनमें परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल होंगी। फ्रांस ने अपनी 3 पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में गश्त के लिए उतारा है। यूक्रेन युद्ध छिड़ने के 1 महीने बाद दुनिया पर बड़ी तबाही के बादल मंडराने लगे हैं। जिस तरह से रूस और नेटो देश तैयारी कर रहे हैं, उससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में न्यूक्लियर अटैक का खतरा तो है ही, अब केमिकल हमले का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नेटो ने भी यूक्रेन पर केमिकल आक्रमण के खतरे की आशंका जताई है। अगर ऐसा हुआ तो इस आक्रमण का असर पूरे यूरोप को भोगना पड़ सकता है। हालांकि इस तरह की सूरत में नेटो ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नेटो ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है और ऐसी स्थिति में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वॉशिंगटन में बैठे बाइडेन अब वॉर्सा पहुंच गए हैं और वहीं से पुतिन को चेतावनियां दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा
उससे पोलैंड के लोगों को कुछ उम्मीद तो जागी कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के सिपाही यहाँ तैनात होंगे, लेकिन यूक्रेन के लोग इससे खासा निराश थे। जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि उन्हें जो सहायता दी जा रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सैन्य सहायता की आवश्यकता है, जिसमें उनको लड़ाकू विमान भी चाहिए, जिनको टैंक भी चाहिए, क्योंकि रूस से लोहा लेने के लिए केवल शब्द काफ़ी नहीं है। उनको इस समय अगर आवश्यकता है तो हथियारों की है, ताकि रूस से मुकाबला किया जा सके। बाइडेन की धमकियां हैं तो पुतिन की ललकार भी। पोलैंड की धरती पर अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध पीड़ितों से मिले तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पुतिन को कसाई करार दिया। What were the commitments with Ukraine? I mean, you see this, and you're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. यूक्रेन महीने भर से युद्ध की आग में जल रहा है और जब रूस की मिसाइलों ने पोलैंड बॉर्डर के नजदीकी शहर लवीव का रुख किया तो अमेरिका को नेटो रक्षा का वचन याद आया। रूस यूक्रेन की सीमा के पास आकर बाइडेन ने रूस को सीधी चेतावनी दी। The reason we want to make clear is their movement on Ukraine. Don't even think about moving on 1 single inch of NATO territory. पुतिन मतलब रूस के अधिनायक, पुतिन मतलब रूस का सिस्टम, और पोलैंड से बाइडेन ने रूस को पुतिन मुक्त करने की बात कही। बाइडेन ने पुतिन को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। ये बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। बाइडेन के इस बयान से रूस और अमेरिका के बीच संबंध पर और गहरा असर होगा। रूस अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग में यूक्रेन जल रहा है। रूस और यूक्रेन की इस जंग पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।